बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। आज स्पेशल तुमसे है पाकिस्तान आप देख रहे हैं। योम दिफाए पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, और क्यों ना मनाया जाए कि हमारी अफवाज ने अजीम कुर्बानी दी। 1965 की चाहे जंग हो या 1971 की हो, तो हर अदवार में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि दीगर मकातब फ़िक्र ने भी मुल्क व मिल्लत की खिदमत की है, और इसके लिए किसी कुर्बानी देने से कोई दरेग नहीं किया। आज योम दिफा पर जिस तरह हमने देखा कि पूरा मुल्क सैलाब की नज़र हुआ, कई मकानात गए, कई अमवात हुई, लेकिन हमने देखा कि पाक फ़ौज ने इस पर भी उतरी और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और इस लोहा मनवाते हुए आपने देखा कि एक हेलीकॉप्टर हादसा भी हुआ, इसमें भी हमारे 6 जवान शहीद हो गए, और कौम उन सपूतों को याद कर रही है, और ज़िंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती। आज एक कौम होने का वक्त है, और एक कौम हम हो जाते हैं जब जब इस मुल्क पर आफत आती है, जब जब इस मुल्क पर कोई आजमाइश आती है, तो हम रंग नस्ल ज़बानों से बालतर होकर एक कौम, हमने माजी में भी एक कौम होकर मनवाया है, आज भी वही एक कौम होने का वक्त आ गया है। यही हमारा मैसेज है कि अब वक्त आ गया है कि हमने वन नेशन बनना है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं नसीर मुराद शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, कॉलम निगार हैं, और जर्नलिस्ट के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं नौजवान, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और मालिक वेलफेयर के रूए रवा हैं, अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ मारूफ पॉलिटिशियन भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सलीम सचवानी साहब। सचवानी साहब आपका भी शुक्रिया। ज़ुबैर साहब स्टार्ट करेंगे आपसे। योम दिफाए पाकिस्तान की तकरीबात पूरे मुल्क में जारी हैं, आप कैसे याद करते हैं इन सपूतों को? देखिए 6 सितंबर 1965 वो पाकिस्तान की तारीख का अजीम दिन है, जिस दिन हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी। गाजियों की जुर्रत को सलाम, हमारे अजदाद की वफ़ाओं को सलाम, और ये दिन हम ता क़यामत याद रखा जाएगा। जब 6 सितंबर की सुबह हुई, तो वो सुबह नहीं लोग जानते थे कि ये सुबह पाकिस्तान की कामयाबी की सुबह है। जब इंडिया ने धावा बोला पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, तमाम इदारों ने अपनी इस्तात से बढ़ के काम किया। अल्लाह की मदद बराह रास्त हमारे साथ थी। MM आलम साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया, सरगोदा के अंदर तकरीबन 1 मिनट के अंदर 5 जंगी तैयारों को गिराया। वर्ल्ड रिकॉर्ड था, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज भी उसका नाम है। उसके साथ साथ जो है वो मेजर अजीज भट्टी, जिनकी क़यादत में पाक फ़ौज के जवानों ने इंडिया के टैंकों को, तकरीबन 120 से ज़ायद टैंकों के आगे सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़े हो गए, और उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये दिन हमारा जो है वो कामयाबी का दिन है, और हम ये पुरजोर तरीके से इंशाअल्लाह ताला मनाते रहेंगे, और इस दफ़ा भी मना रहे हैं। सलीम सचवानी साहब, 1965 में हमारे पास एटम बम नहीं था, लेकिन नारा तकबीर था, आज भी है। लेकिन उस वक्त जो जज्बा था, आज भी वही जज्बा आप देख रहे हैं? तो उस वक्त जो जज्बा था, वो जज्बा इस हद तक था कि जब इंडिया ने दावा किया था कि लाहौर में हम 6 सितंबर को चाय पियेंगे, तो अवाम जो है सड़कों पे लेट कर अपने जिस्मों से बम बांध कर अवाम ने भी साथ साथ पाक फौज के साथ शहादतें दी। फौज और अवाम हमेशा जुड़ी हुई रही है और रहनी चाहिए। अब ये कुछ नापसंदीदा नासिर जो है, जिसमें मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, वो फौज और अवाम के दरमियान मुख्तलिफ तरीक़ों से दूरियां लाने की कोशिश कर रही है, और मुख्तलिफ सियासी शख्सियत पर जुल्म व सितम करके और डाला जा रहा है, इल्ज़ाम डालने की कोशिश की जा रही है कि ये दीगर इदारे कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये कि इन तमाम तर शरपसंदियों में जो है ये मौजूदा हुकूमत ही इन्वॉल्व है। अली वजीर और मोहसिन दावत जैसे दहशतगर्द इनकी असम्बली में इनके MNS बने हुए हैं, जो वहाँ बैठ के पाक फौज और पाकिस्तानी कौम के ऊपर जख्मों पे नमक छिड़क रहे होते हैं। ये हुकूमत इस चीज़ से हमें गुरेज न करना चाहिए कि जब भी हम इक़्तिदार हमारा जाता है, तो हमारे पॉलिटिशियन हजरात इदारों पर बड़ा नाराज़ होते हैं और इदारों को इन्वॉल्व करते हैं। आप अपनी सियासत करें, इदारों को अपना काम करने दें। होना तो ये चाहिए, हो नहीं रहा है ना। ये होना तो आपकी बात सही है, यही चाहिए। अगर आप देखें जिस तरीके से खुलेआम पैसे की लेन देन चली, खुलेआम MNS खरीद दे गए और बेचे गए,
ये पाक फौज के जवानों की तौहीन है जिनकी शहादतें हुई हैं। ये 1965 की जंग की तौहीन है जिसके अंदर हमारे जवानों ने शहादतें थे। ये 71 की जंग की तौहीन है जिसके अंदर हमारे जवानों ने शहादतें। हमारी पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है जिन्होंने जो है पाक फौज के साथ मिलकर अपनी शहादतें पेश की। तो ये जो तरीक़ेकार जो आज चल रहा है और उसके बाद तो इसमें आप पॉलिटिशियन को कसूरवार नहीं समझते कि ये सियासतदानों का ही कसूर है कि वो खुद ही इसमें आप वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज़्यादा कसूर है क्योंकि ये सब एस्टेब्लिशमेंट के सामने हुआ है ये चीज़ें। या तो वो खुद इन्वॉल्व है या तो फिर जो है वो बहुत सारे पॉलिटिशियन हजरात भी तो वो कहते हैं ना मदद तो अल्लाह से मांगनी चाहिए लेकिन मदद एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों को कहते हैं कि जी वो जैसे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब कहा करते थे मुझे क्यों निकाला। अच्छा काम हो या बुरा काम हो वसीला तो कोई ना कोई बनता है। वसीला तो कोई ना कोई मौजूद होता है ना। अल्लाह मियाँ डायरेक्ट तो आके नहीं करते। अगर अब हमारी अदालतें देख रही थी हमारे इस्टेब्लिशमेंट देख रही थी कि खुलेआम खरीदो फरोख्त हो रही है डिले जस्टिस हुआ ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को एक बहुत ही हौलनाक दोहराए पे ले आए हैं। आज अवाम चक्की में पिस रही है कोई पुरसान हाल नहीं कोई पूछने वाला नहीं। रोज बिजली महंगी हो रही है रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है। रहनुमा 7 अरब रुपए का कर्जा 3.5 माह में ले लिया कोई पूछने वाला नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। जब सैलाब में अवाम डूब रही थी तो आप लोग जलसे कर रहे थे और अवाम ने आप पे तनकीद की थी। मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप लोगों ने कहा कि हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। सर जलसों के साथ साथ आपने शायद गौर नहीं किया था पंजाब गवर्नमेंट भरपूर तरीके से अपने वहाँ पे काम कर रही थी लोगों की सहूलत के लिए और उन्होंने फौज को भी बुलवाया। पाक आर्मी भी साथ में इनके काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाक आर्मी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है। सिंध में जो है वो भी वहाँ पे भी काम हो रहा है मगर वहाँ पे लोग जो है मुतमईन नहीं है। अगर आप शिकायतों के हवाले से देखेंगे तो सिंध के दौरा करेंगे तो सिंध की आवाम पिसी हुई है और सबसे ज्यादा पिसी हुई है। मैं आता हूँ सैलाब पर भी आता हूँ। नसीर साहब आप किस तरह देख रहे हैं अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ? लास्ट में हमने कर्नल शेर खान की भी हमने कारगिल में कुर्बानी देखी। आप कैसे याद कर रहे हैं? रहमान सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मौजू पे हमें आपने बुलाया है टाइम दिया है। 6 सितंबर के बाद नेशनल डेज तो हमारे पास 1940 का है जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई वो भी अहम दिन है। फिर 1947 में 14 अगस्त का आज़ादी का दिन है। आज़ादी तो आप बात समझते आज़ाद लफ्ज़ की बड़ी माना है। बिल्कुल ऐसे आज़ाद रियासत आज़ाद मईशत आज़ाद तालीम आज़ाद फॉरेन पॉलिसी। लेकिन बदकिस्मती यहाँ ये है हमारे मुल्क में मैं 6 सितंबर की भी बात करूं पहले 6 सितंबर बड़ा हमारे लिए अहम दिन है। ये दिफाए पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता है मनाया जाता है। तो 6 सितंबर को हमारी फौजी नौजवानों ने बड़ी कुर्बानियां देकर उस बड़े एक हमला जो हमारे ऊपर हुआ था उसको उन्होंने एकदम जो है ना उसको ख़त्म कर दिया। वो जो चाय पीने आ रहे थे लाहौर में प्राइम मिनिस्टर साहब चाय पीने आ रहे थे तो उस दिन को 600 कोई टैंक्स आई हैं हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जिसपे 45 को तो एकदम जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी हिकमत अमली से अपनी बहादुरी से अपने तौर तरीके से जो होते हैं और उस वक्त भी यही एक फौजी हुकूमत थी अयूब खान का दौर था तो उस वक्त ये अच्छा हुआ जो आज हम आज़ाद फिजा में बैठे हुए हैं। दूसरी बात है मैं कहता हूँ देखें ना हमारी जो रियासत अलग हुई है वो एक फलाही रियासत के तौर पे इस्लामी रियासत के तौर पे हुई है। लेकिन आप देखें नहीं तो हम इस्लाम पे हैं नहीं हम समाजियत पे हैं नहीं हम अखलाकियात पे हैं। कसूरवार कौन है? मैं आपको वही डिफाइन कर रहा हूँ। आई हैव आल्सो रिटन दैट दीज पॉइंट्स आर आल्सो इन द यूट्यूब नसीर मुराद के नाम आप देखेंगे मैंने यही बातें की हैं। ये मैं कहता हूँ ये जो हमारा मुल्क है वो दुनिया का गेटवे है। इन सियासतदानों को इस मुल्क की अहमियत का ही पता नहीं है। शुरू से मैं आपको बताऊं ना इस मुल्क की अहमियत यहाँ से फैसले दुनिया के यहाँ होते हैं। अच्छा। दुनिया की मईशत यहाँ से बनती है दुनिया की जंगें यहाँ से लड़ी जाती हैं और दुनिया की आमदरफत यहाँ है दुनिया का कारोबार यहाँ से होता है। बिल्कुल ऐसे। आपको मैं ब्रीफ वही बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम
पता नहीं हमारी हम मकरूज भी हैं, हम मकरूज भी हैं, गरीब भी हैं, भी नहीं होती, सब चीज है ना। अब तो अब देखो ना, हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम भिखारी हैं। व्हाट इज दिस? किसी ये कह रहे हैं हम भिखारी हैं? हम वेंटिलेशन पे चल रहे हैं, अमेरिका की वेंटिलेटर पे हैं, अमेरिका हमारे वेंटिलेटर पे है। आज भी देखें वो इतना परेशान है। ये हालात जो बनाए हुए हैं, हैंडमेड है, कॉस्मेटिक्स बातें हैं, मुल्क की मईशत का नहीं है इनको पता, मुल्क की अहमियत का इनको पता नहीं है, मुल्क की जो सालमियत का पता नहीं है इनको अभी तक। ये क्या कर रहे हैं? अवाम जो मौजूदा हुक्मरान है नहीं, सबका कसूर है। अच्छा, सबका कसूर है। ये तो हुक्मरान रहे हैं ना, ये तो हुक्मरान अदवार देखे हैं अपने। पीपल्स पार्टी रही है, मुस्लिम लीग नून रही है, इनके बड़े अदवार आए हैं, लेकिन कोई देयर नो एनी पॉलिसी, देयर नो एनी कंटिन्यूटी। ये क्या है भाई? आप किस चीज में पड़े हुए हैं? ठीक है, आप इस्टेब्लिशमेंट, आपकी बात में उसी की बात की तायद करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट के पास आप क्यों जाते हैं? व्हाई यू आर गोइंग देयर? मुझे ये बताएं ना, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट कोर्ट्स में क्यों जाते हैं? अभी देखे ना, नेशनल असेंबली का इशू हुआ, उसमें स्पीकर ने जो रूलिंग दी, स्पीकर को पावर है, सही, उसके पावर को कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये आइन का आर्टिकल है, आइन ये खुद बनाते हैं और तशरीह के लिए फिर दूसरे के पास जाते हैं। फिर आप पॉलिटिशियन का क्या काम है? अच्छा, कस्टोडियन ऑफ हाउस, लेट्स सपोज स्पीकर की सीट पर बैठकर अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई फैसला करता है जिसको ऐवान नहीं मानता, लेट्स सपोज वो सही से जस्टिस नहीं कर पाता, जिस तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सब भागते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ का स्पीकर क्यों ना हो, उसके लिए फिर आइन क्या कहता है? देखिए, आइन में सारी चीजें मौजूद हैं। ये झगड़ा आइन के इंटरप्रिटेशन पे है ना। आप समझते नहीं है इंटरप्रिटेशन, क्यों नहीं आप खुद करते हैं? देखिए ना, मैं आपको बताऊं, उसकी आप डिबेट करवाएं ना, आप पार्लियामेंट में उसको डिबेट करवाएं, उसके जो भी फैसला फिर होता है अक्सर राय से, उसको आप मंजूर करें। स्पीकर ने वाज़े जब कहा कि मुझे अब पता चला कि इसके पीछे साजिश है, ठीक है, जब साजिश है, क्या बात कर रहे हैं, साजिश जब है और इसमें बाहर के मुल्कों के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये मुल्क के साथ बड़ी साजिश है ना, ये सालमियत की साजिश है, बहुत बड़ी बात इंटरफेरेंस है। तो आप उस पर बहस करवाते कि भाई ये चीज अभी सामने आए है, नाउ वी डिस्कस दैट। तो इन्होंने डिस्कस नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब देखिए ना, उसमें स्पीकर भी चला गया, उसके पावर्स भी खत्म, प्राइम मिनिस्टर की पावर खत्म, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया था उसके पावर खत्म, पार्लियामेंट भी खत्म। बाकी व्हाई दे आर देयर, व्हाई पॉलिटिशियन इज देयर? पॉलिटिशियन का काम क्या है? सीक्रेट एक्ट को जो इन्होंने खेला, जिसकी वजह से इन्होंने पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया, ये सीक्रेट एक्ट यहाँ पे सेंस तो बनती नहीं है यहाँ पे सीक्रेट एक्ट की। ये तो अवाम के मफाद के खिलाफ एक काम हुआ, उसको हम कह रहे हैं हम छुपाएं अवाम से, ये तो सेंसिबल बात है। नो एनी वाज सीक्रेट, कोई सीक्रेट ही नहीं थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, 1977 में सिचुएशन ये सेम है। अच्छा, बिल्कुल सेम है। ये जो अभी सियासतदान है, उनके बाप, अच्छा, उनके लीडर थे, उनके बाप, मैं जो बोलो तो मैं नाम भी बताऊंगा आपको, सारे वो थे। अब भी उसके बेटे आ गए, अब वही साजिश, मुल्क के साथ आप साजिश कर रहे हैं, आप मुल्क के साथ अवाम को धोखे में रख रहे हैं। आप एक मुल्क के लिए नहीं आप इक्तिसादी पॉलिसी बना सकते, नहीं किसी के साथ आप कारोबार कर सकते हैं, ना आप अपनी सालमत का ख्याल रखते हैं। उसकी वजह से भाई हमने अमेरिका को सिंगल सुपर पावर बनाया है 1980s के दौर में, तब भी हमने कुछ नहीं ले सके, मुल्क के लिए कुछ लिया हमने। ठीक है, आगे जी जी, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने अमेरिका को वाइस सुपर पावर बनाया और हमने कलाम पाक के अगेंस्ट जाके ये काम किया है। मैं वो कह रहा हूँ ना, हमने लिखा होगा नसारा कभी आपके दोस्त नहीं होंगे, हमने किया, लेकिन हमारी गलती थी जिसकी सजा जब भुगत रहे हैं। हाँ, उसके बदले में वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके बदले में क्या हुआ, भुट्टो साहब चले गए, बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत चली गई,
अवामी हुकूमत चली गई, जनरल ज़िया-उल-हक साहब भी गए, ज़िया-उल-हक साहब भी आए, लेकिन उसके वक्त में जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ वो भी तो देखे ना। फिर उसको भी ये इतनी साजिश है कि 29 जनरल, एक थोड़े जनरल गया था, तो इतना बड़ा हम क्यों इतना सानिया पेश करते हैं, क्यों इतनी कुर्बानी देते हैं, क्यों उस मुल्क के लिए हम सब कुछ पॉलिसीज को बेहतर करना होगा। जुबैर, आज 2022 में कैसे हम लोग एजुकेशन सिस्टम बेहतर करें, कैसे हम हेल्थ सिस्टम बेहतर करें। पॉलिटिशियन हजरात आते हैं, नारे लगाते हैं और कहते हैं हम ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम इस नैरेटिव के साथ आ रहे हैं। आपको याद होगा अब फिर इलेक्शन आएंगे 2023 के, कुछ बेहतरी हुई है आपकी नज़र में, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हैं और आप बड़ा गहराई से इस मुआशरे की तमाम। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुखलिस हुक्मरानों का फुकदान रहा है। अगर कोई, आपका कोई फेवरेट पॉलिटिशियन? नहीं, मेरा कोई फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन मैं एक समाजी रजाकार हूँ और मैं जो है वो समाज की खिदमत में ज़्यादा मसरूफ फिर भी कोई एक आइडियल होता है यार, ये मेरे आइडियल हैं या थे? देखें, नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं बाकियों से भी पूछूंगा, मेहमानों से। देखिए, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। इमरान खान was the last hope of nation। ओके, मैं आपको ये हकीकत बात बता रहा हूँ। अच्छा। खान साहब आखिरी उम्मीद ऐसा ना करो, लास्ट होप थे। हाँ, आखिरी उम्मीद थे। अभी हमारे पास हुक्मरान, सर मुझे आपकी बात, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पर, आप हैं, आप पीटीआई का हिस्सा हैं, आप तो बोलेंगे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह करे हो, आज भी हो, खान साहब भी ना हो, बल्कि जितने हुक्मरान हैं वो सारे ही मुखलिस हों। अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, मेरा तजर्बा गलत हो, मेरे अल्फाज गलत हो, साबित हो जाए। देखें, जब खान साहब आए, खान साहब ने डिलीवर नहीं कर सके। उनकी सोच बहुत अच्छी है, वो आप बंदा करप्ट नहीं है, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन देखें ना, मैं कराची में रहता हूँ, मैं कराची का रिहायशी हूँ, कराची का शहरी हूँ। कराची को खान साहब के दौर में क्या फायदा हुआ? कौन सा मुझे एक कोई सरकारी स्कूल दिखा दें जिस सरकारी स्कूल में बेहतरी आई हो? नहीं, वो तो सर 18th अमेंडमेंट है, फिर ये तो सूबाई मामला है ना। ये तो देखें ना, ये तो कानून में गुंजाइश है, मैं आपको बताऊं, कानून में गुंजाइश है। 18वीं तरमीम के बाद भी डायरेक्टली वफाक सूबे को सर्व कर सकता है। यहाँ पे जब वजीर आजम आते थे तो आपको याद होगा सीएम साहब नहीं मिलते थे और ना वो उनको मिलने के लिए कोई खतो किताबत करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है हमारी, मैं यही तो बता रहा हूँ कि हमारी क्या ये मुखलिसी है कि अगर लेट सपोज अगर सीएम सूबे में पीएम आ रहा है तो सीएम को जाना चाहिए ना, अगर उसके सियासी इख्तिलाफ, और अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाए ही ना, सर आप छोटे होने की हैसियत से चले जाएं, अपने घर को साफ करने के लिए, अपने घर को बेहतर करने के लिए, अपने सूबे के मफाद के लिए चले जाएं। जब आपको जो है वहां से वफाक से फंड लेने होते हैं, जब तो आप खतो खिताबत भी लिखते हैं, आप पूरे 12 लोगों के डेलीगेशन भेज रहे होते हैं। अगर पीएम साहब ने नहीं बोला, देखिए ये सियासी बहस है, सही है कि उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आखिरी उम्मीद थे, अब पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। अच्छा, हकीकत बात बता रहा हूँ, अवाम वाकई परेशान है, अवाम मायूस हो चुके हैं। अवाम जब सियासतदानों की तरफ देखते हैं, अभी आप मुझे बताएं ना, आज 6 सितंबर है, सैलाब आए हुए तकरीबन महीना होने को आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। कौन सी सियासी जमात का कैंप आपने इंटीरियर सिंध में देखा? एक दिखा दें मुझे सोशल मीडिया पे, एक के भाई वहां पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और दूसरी जितनी सियासी जमातें हैं, MQM है, PMLN है, TLP है, मुस्लिम लीग फंक्शनल है, नून है, काफ है, पता नहीं कौन कौन सी जितनी सारी जमातें हैं, एक कैंप मुझे दिखा दें कि वहां पे उनके रजाकार, उनके कारकुनान जाके मदद कर रहे हो। ठीक है, वर्कर तो काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे। मैं पहले मेरी बात खत्म होने दें, आप बिल्कुल बताइएगा। मैं सर ग्राउंड पे हूं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। मैं आप इस बात को किसी, हाँ, आप इस बात को किसी मनफी उसमें नहीं लीजिएगा, लेकिन शहर में नजर आ रहे हैं, ग्राउंड में नहीं है। अवाम इतनी मायूस है कि क्यों कर रही है अवाम खुदकुशी? लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग क्यों प्राइवेट स्कूल में, मैं अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं, आज मेरे घर में बीमारी आती है, मैं प्राइवेट अस्पताल में जाता हूं, भाई मैं टैक्स भी दे रहा हूं। के इलेक्ट्रिक की बदमाशी है, के इलेक्ट्रिक ने के मजालिम से, के इलेक्ट्रिक के मजालिम किसी से ढके छुपे नहीं है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब का तो रास्ता ना वफाक के, ये वो इदारा बन गया है कि ये वफाक नासूर है, हकीकतन नासूर है। कराची पाकिस्तान
पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती मारने वाला के इलेक्ट्रिक है। पूरे शहर के कॉपर वायर निकाल के बेच दिए और चांदी के यहां पे सिल्वर के उन्होंने तार डाल दिए, कोई पूछने वाला नहीं था। उनके पैसों की थी भाई, ये सरकारी और आवाम के पैसा था। आज आप एक खंबा खड़ा करके कॉपर के वायर तो डाल के दिखाएं गली मोहल्ले में, इतना पैसा चाहिए कि आपको फिर कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये मुल्क हमारा, अल्लाह ताला इस मुल्क को चला रहे हैं, अल्लाह ही चलाएंगे। अवाम अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है और हम जैसा, मैं अपना हिस्सा डालता रहूंगा। देखने वालों से भी गुजारिश है कि आप भी अपना हिस्सा डालते रहें, अपनी हैसियत में रहते हुए, एक जिम्मेदार शहरी होते हुए अपना किरदार प्ले करते रहें। जी सचवानी साहब, एक तो जुबैर भाई ने 18th अमेंडमेंट की भी बात की के इलेक्ट्रिक जो है वो एक डाकू है, मगर इस डकैती के अंदर खाली के इलेक्ट्रिक मुलविस नहीं है। के इलेक्ट्रिक और दीगर इलेक्ट्रिक की कंपनियों से एग्रीमेंट करने वाले हमारे साबका हुक्मरान, जिन्होंने 20-20 रुपए यूनिट के ऊपर इनके साथ एग्रीमेंट किए, जिन्होंने इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर इन्होंने इनके साथ में एग्रीमेंट किए, ये सब गद्दारी के जिम्मे में आती है। इनको पाकिस्तान का हुक्मरान कहना, ये पाकिस्तान की तौहीन नहीं, पाकिस्तान के गद्दार हैं जिन्होंने इतने महंगे महंगे एग्रीमेंट किए। इनके ऊपर मुकदमा चलने चाहिए और इनको बेनकाब होना चाहिए। और आज ये हमारे पर मुसल्लत बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट देख रही है, अदलिया देख रही है कि चोर डाकू हमारे पर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि यकसा निसाब होगा पूरे मुल्क में, गरीब और अमीर का बच्चा वही बुक्स पढ़ेगा, तो वो भी नहीं हो पाया। आपके इल्म में है, इसके ऊपर काम हो रहा था, मुकम्मल नहीं हो पाया, वरना इंशाल्लाह आप देखते कि आज नहीं तो कल अल्लाह ने चाहा, खान साहब को मौका मिला तो ये चीज होगी और जरूर होगी। अच्छा, जिस तरह जुबैर भाई ने कहा कि वजीर आजम जब आपके हुआ करते थे इमरान खान साहब, अब तो वो फॉर्मर हो गए, तो वो उनके एटीट्यूड का कोई प्रॉब्लम था कि वो सीएम को मिलना पसंद नहीं करते थे। सर वो मिलना क्यों पसंद नहीं करते थे? अगर सीएम मिलना पसंद नहीं करेगा तो वो सीएम को रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे भाई मेहरबानी करके मेरे पास आ जाए। सीएम पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, जब वो पीएम आता है सूबे के अंदर में तो सीएम उसको रिसीव करने एयरपोर्ट पे जाता है, सीएम की रिस्पांसिबिलिटी में। अगर वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं करता तो ये सीएम का कसूर है, पीएम का कसूर नहीं है। तो आप इसमें पीएम को आप ब्लेम नहीं दे सकते। कराची का शिकवा भी आपने जुबैर साहब की ज़बानी सुना कि जब आप लोगों ने वैसे फंड तो दिए थे आपने एमएनएस को, अगर इसमें हम देखें तो उसमें जो है हमारा निज़ाम के, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हमारा जो निज़ाम जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे जब तक बेहतरी नहीं आएगी। खान साहब ने कराची के लिए जितना फंड दिया, अगर उसमें से आधा भी ईमानदारी से इस्तेमाल हो जाता नहीं तो वो, लेकिन वो तो कह रहे फंड में मिला ही नहीं, 1100 अरब मिले ही नहीं। 1100 अरब में से मैंने एक दफा पहले भी आपसे कहा था 610 अरब रुपए जो है सिंध गवर्नमेंट ने करने थे, और बाकी जो अमाउंट बचता है उसका जो है हिसाब किताब आप एमएनएस से तलब करें, आपको एमएनएस देंगे। उनमें एमक्यूएम के भी हैं, उनमें पीटीआई के भी, वो आपको बताएंगे तफसील कि कहाँ कहाँ खर्च किए और किस किस मद में खर्च हुए। इसकी तफसील मैं तो आपको नहीं बता सकता। चले मैं पूछ लेता हूँ नसीर साहब से। नसीर साहब, 18th अमेंडमेंट हर बार कहते हैं कि जी आड़े आ जाती है, लेकिन उससे पहले सूबों में तो बड़ी मायूसी थी, फिर 18th अमेंडमेंट में सूबे खुद मुख्तार हुए, लेकिन अब जब खुद मुख्तारी है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल वफाक अपने अंडर ले लेता है कि जी आप लोग नहीं चला पा रहे, तो फिर इसका हल क्या है? कोई फार्मूला सेट नहीं हो पाया। मैं ये कहूँ ना, आप ईमानदारी और नियत की बात है, आवाम के लिए जो कुछ भी करना है या इस मुल्क के लिए जो कुछ करना है तो उसमें ये शख्सियात की बात नहीं आनी चाहिए, इसमें इदारों की बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इसमें देखें ना 18th अमेंडमेंट जो हुई है वो किसी वजह से फ़ायदेमंद भी है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर को फिर भी पावर्स हैं, ही हैज़ टू पावर। ये सीएम को लेटर लिख सकता है, कॉल कर सकता है, एक्सप्लेनेशन कॉल दे सकता है। और अगर सीएम उनके ऑर्डर्स को ओबे ना करे, लेट सपोज तो उसकी फिर आगे कुछ है, मुझे उस सही माना में नहीं जो मैं बस गाइड करूं आप लोगों को, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, गुंजाइश है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वेदर द गवर्नमेंट अगर किसी सूबे में, इंडिया में देखें कई सूबे में दूसरे पार्टी की हुकूमतें होती हैं, लेकिन अवाम की मुफाद में और पाकिस्तान के मुफाद में, मुल्क के मुफाद में काम करना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। फेडरल गवर्नमेंट हिमसेल्फ भी एवरीथिंग जो है ना वो कर सकती है। ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि फेडरल के डिपार्टमेंट्स है, पीडब्ल्यूडी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके थ्रू आप काम करवा सकते हैं, इसमें कोई शक। बात ये है कि यहाँ है सियासत, यहाँ है स्टेटस को। पहली बात मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में स्टेटस को चला रहा है 1947 के बाद, स्टिल अप टू डेट, देयर इज नो एनी चेंज।
आपको नज़र आप खुद डालेंगे या मैं आपको बताऊं? यहाँ तो एक सिस्टम जाता है, दूसरा आता है। आप देखिए ना, मैं आपको वाज़ेह करूं क्योंकि ये करनी चाहिए अभी बात है। नहीं, 10 साल आप देखें फौजी दौड़ रहा है, फिर 10 साल जमहूरियत रही है, फिर 10 साल फौजी रहे हैं, फिर 10 साल, और अब बारी थी, मैं क्लियर बताऊं, ये इमरान खान साहब को जो लाया गया, सबको लाया गया है। अच्छा, भुट्टो साहब कहते हैं अवामी लीडर थे। अच्छा, वो लाए गए थे, वो लाया गया। अच्छा, बिल्कुल लाया। लेकिन वो तो उनकी, आप सुने तो वो तो कहते थे मैंने इक़्तिदार छोड़ दिया था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था। वो देखिए ना, सब चीजें मैनेज्ड होती हैं। अच्छा, सब चीजें मैनेज्ड होती हैं। हालांकि आई बिलोंग टू पीपल्स पार्टी, मैं ये भी जो कि सिंध में तो कोई ऑप्शन नहीं है। वाई पीपल्स आर नॉट देयर, मैंने कई वाई पीपल्स पार्टी क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, तहरीक इंसाफ के मेरे अच्छे खासे लीडरों से मुलाकात हुई है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, या आपके ये शेख साहब हैं कराची के, क्या नाम है उसका, अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल साहब, या एक और भी था। मैंने कहा भाई बात सुने, आपकी फीडल में गवर्नमेंट है, आप हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं अपनी ऑफिस खोलते हैं, क्यों नहीं आप कन्वेंशन करते हैं, क्यों नहीं आप मेंबर साजी करते हैं, क्यों नहीं लोग, देखिए मैं एज ए सिंपल में डीसी साहब के पास जाता हूँ, वो मोबिलाइज करता है। अभी आपकी तो गवर्नमेंट फीडल की तो है ना, तो आप इंटीरियर सिंध में या सिंध में कराची को तो किसी ने ओन नहीं किया है। मैं कहता हूँ किसी ने भी नहीं, जमात इस्लामी ने भी नहीं किया था। जमात इस्लामी की कुछ खिदमत हैं, पहले जो मेयर अफगानी था ज़िया-उल-हक के ज़माने में, फिर उसके साथ भी ज्यादती हुई, जो भी हुआ। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, यहाँ पार्टी की बात नहीं होगी, यहाँ बात होनी चाहिए अवाम की बात करें, आप मुल्क पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, ताकि ये बात होगी एज ए नेशन। सॉरी फॉर इंटरप्ट नसीर साहब, आगे बढ़ाते सिलसिले को। अब आते हैं सैलाब पर के बहुत सारी तबाहियाँ हुई सिचवानी साहब, न सिर्फ सिंध, पंजाब, केपी के हर जगह पे पानी ही पानी था, और अब जाके कुछ इलाकों से पानी ख़त्म होने के करीब आया है। तो आपको लगता है कि हुकूमत सही जा रही थी? हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दोबारा से बहाल किया, 25-25 हज़ार रुपये भी बांटे, कुछ मुखैर हजरात भी निकले, सब सही हो रहा है? सब बात ये है कि 25-25 हज़ार में टूटे हुए घर का मदावा होता है? कभी भी नहीं। और मोहतरमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कितने रुपए दिए जा रहे हैं, जरा आप बताएंगे? 80,000 रुपये जहाँ तक अभी मेरे इल्म में है। पर मंथ कितने दिए जा रहे हैं? 25 आई गेस। नहीं 12,000 नहीं, 12,000 थे पीटीआई के वक्त में। अच्छा, 3,000 रुपए, अभी 3,000 3,500 रुपए, 3 या 3,500 रुपए ये दिए जा रहे थे। और फिर बाद में खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत उसको 12,000 रुपए किए, जिसको फिर घटा के 2,000 रुपए हम 2,000 रुपए देंगे। ये तो अलमिया ये पाकिस्तानी अवाम की तौहीन कर रही थी, इस तरीके से बात कर रही थी। जबकि जब 12,000 रुपए दिए जाएंगे तो इस बात करने वाले में एक तमीज़ थी कि भाई ये आपके पैसे जो आपकी तरफ लौटाए जा रहे हैं, ये कोई आपका एहसान नहीं हो रहा है। तो जब इस तरह के हुक्मरान हम पर मुसलत होंगे तो आप क्या बेहतरी? लेकिन केपीके में भी तो कुछ हालात सही नहीं थे सचवानी साहब, वहाँ पे भी अवाम बेयारो मददगार थी, वहाँ पे भी सैलाब की तबाहकारियाँ सब जगह पे आई हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं करते? डैम हम करते हैं, लेकिन सर ये आप देखिए ना, पहली दफा हुआ है कि डैम्स के ऊपर खान साहब ने काम शुरू किया। अगर ये डैम्स मुकम्मल हो चुके होते नहीं हो पाए, अगर मुकम्मल हो चुके होते तो ये सूरत हाल ना होती, ये सूरत हाल न होती जो आज है। और दूसरी, कई दफा हमने कहा पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों को कि भाई सिंध डैम तामीर करें आप, दरिया सिंध के ऊपर जो अक्सर पानी के फ्लो की वजह से सैलाब आता है, सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो जाया चली जाती है। तो वो सिंध डैम की तामीर करें ताकि वो पानी रिजर्व हो जाए। जब पानी की कमी होती तो हमारी फसलों के लिए वो पानी मौजूद हो, सिंध के अंदर पानी की कमी ना हो। अब मगर हर 4-5 साल में आप देख रहे होते हो कि खरबों का नुकसान हो रहा था, सैकड़ों हजारों लोग मर रहे होते हैं, लोग बेरोजगार और मददगार होते हैं, न उनकी मदद की जाती है सही मायनों में, न इनके लिए कुछ एहसास होता है। अभी बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर डकैतियां होंगी, फिर मामला मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें करके और फिर खामोशी छा जाती है। ये चीजें तो हैं, हमें तबाही की तरफ ले जाती है। अगर हम देखें तो हम
किस मुंह से हम कहें कि हम मुसलमान हैं? हम मुसलमान अपने आप को कहने के लायक हम अपने को नहीं रखा हुआ है। इस्लाम इंसाफ के ऊपर कायम है, इंसाफ सबसे बेसिक इंसाफ है, तो हम अपने आप को कह सकते हैं मुसलमान। हमारे पास तो इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो हमें तो इस्लाम के नाम के ऊपर हम लोग तोहमत बने हुए हैं इस वक्त। बेसी मुआशरे की आप ज्यादा देखते होंगे, बिंग सोशल एक्टिविस्ट, क्या करना चाहिए, किन उसूलों पर? मुआशरा बदकिस्मती से बहुत मायूसी का शिकार है, और उसकी बुनियादी वजह फिर वही वाली बात है कि हमारे बड़ों ने वो प्लानिंग, इसको घर ही नहीं समझा, अपना पाकिस्तान से प्यार ही नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में एनजीओज के सारे एनजीओज हटा दें, कहाँ रखेंगे अपना मुर्दा आप? जब आपका बंदा मर जाएगा, कोई मुझे एक सर्दखाना दिखा दें जो सरकार की तरफ से दिया गया हो, कोई भी सरकार हो पिछले 70-75 सालों में, कोई एक जो है वो मुझे ऐसी जगह दिखा दें कि यहाँ पर जो है ये बात हो रही हो कि भाई आपका खाना नहीं है तो आप फला सरकारी दफ्तर है यहाँ से खाना ले जाएं। कोई एक दफ्तर ऐसा दिखा देंगे 2 रोटी सरकारी दफ्तर दे रहा हो, सर लंगर खाने तो खोले थे। बिल्कुल, देखिए वो अब ये चीजें हमारी यहाँ डेवलप हुई हैं, लंगर खाना। हम इस नहज तक क्यों पहुंचे भाई? क्यों पहुंचे हम लंगर खाने तक क्यों पहुंचे? हमने खाने का मोहताज बना दिया। 47 में आजाद हो गए थे, हम तो पूरी दुनिया को खाना देने वाला बनना चाहिए था 75 सालों में। आज हम कह रहे हैं हमें एड दे दो, आज हम कह रहे हैं हमें खाना दे दो। हम जैसी एनजीओ, आज आपका मरीज, कौन सी सरकारी व्हीकल ऐसी है, सरकारी एम्बुलेंस है जो आपका मरीज घर से अस्पताल तक ले जाए? कोई भी नहीं है। तो पाकिस्तान में एनजीओ इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये अपनी खिदमात बहुत पेश कर रहे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री को निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और मुझे नहीं समझ में आता क्यों निगलेक्ट किया जाता है, जबकि हम हुकूमती खला को, हुकूमत की जो नाअहली कह लें, हुकूमत की जो नाअहली है, उस नाअहली को पुर करने के लिए हम अपना रोल प्ले करते हैं कि भाई ठीक है, कोई हमें भी देखें, हर चीज हुकूमत के ऊपर हम भी नहीं डालते, सारी चीजें मेरा भी तो हिस्सा है ना। अगर सरकार ने सुबह रोड के ऊपर झाड़ू लगा रहा है स्वीपर, तो वो तो एक दफा लगाएगा, वो पूरे दिन तो झाड़ू नहीं मारता रहेगा। मेरा भी फर्ज है कि मैं वहां पे कचरा ना फेंकूं, मैं ये समझाने की बात कर रहा हूं। तो देखिए हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से मायूसी इस कदर है और उसकी बुनियादी वजह है कि फुकदान जो है वो मुखलिस हुक्मरानों का है। सिंध हुकूमत ने कचरा उठाने की मद में एक टैक्स जो कि गैस के बिलों में से लिया जाएगा 100 से लेके 300 रुपए। अरे भाई गैस के बिलों में आ रहा है। आप ये देखें कि केयर इलेक्ट्रिक ने अभी 645 रुपए यूनिफॉर्म के पैसे लिए हैं हमसे एक बिल से। बताएं क्यों? प्राइवेट स्कूल माफिया, हर प्राइवेट इदारा अल्लाह माफ करे माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया। कमाने की मशीन। कोर्ट की जजमेंट है कि भाई 5% से ज्यादा फीसें आप नहीं बढ़ा सकते, और वो भी 5% की फीसें आप कब बढ़ाओगे कि जब प्राइवेट स्कूल के तो तमाम एसोसिएशंस भी तो है ना सर, फिर वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर रही है। मैं बता दूं अवाम को, वो कब बढ़ा सकता है प्राइवेट स्कूल? वो जब बढ़ा सकता है कि जब उसके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो डीजी डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट है, वहां से उसके पास अप्रूव्ड फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद वो 5% बढ़ा सकता है और वो अपने स्कूल में चिस्पा करे, चुपकाए वहां पे, ताकि आवाम देख सके भाई मेरी फीस बढ़ रही है, मुझे पता हो कि किस कानून के तहत मुझसे फीस ली जा रही है। आप यकीन करें हमारे पास सैकड़ों की तादाद में तहरीरी शिकायतें मौजूद हैं कराची के स्कूलों की कि भाईजान 40% फीस बढ़ा दी है। जिस बच्चे की 4000 फीस थी उसकी 6000 कर दी है। भाई उसकी तो बढ़नी 200 रुपए फीस चाहिए थी कानून के। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अमल दरामद कराने वाला एसोसिएशन है सर, बहुत सारी एसोसिएशन भी तो है सर। हुकूमत उनको फेस कैसे करे? हुकूमत मुज़ाकरात करती है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कारनामे। अभी हमने एहतजाज किया डीजी के ऑफिस के बाहर, हमने तहरीरी तौर पे शिकायत जमा कराई है, हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। इसके बाद 10 दिन का टाइम हमने उनको 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन के अंदर हमारे इन मसलों पर अमल करें, वरना दूसरा एहतजाज हम वजीर तालीम के दफ्तर के बाहर करेंगे और तीसरा एहतजाज हम वजीर आला हाउस के बाहर करेंगे। क्योंकि हम कहां पर जाएं? अवाम इतनी परेशान है, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, लोग महंगाई की वजह से मर चुके हैं। पिछले 2 साल पहले कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का, लेकिन उसके बावजूद हुक्मरानों के कानों पे जूं ठीक है। नसीर साहब, स्कूल भी बड़े लोगों के, हॉस्पिटल भी बड़े लोगों के, इंडस्ट्रीज भी बड़े लोगों की, फिर उनके बड़े ताल्लुकात, ऐसा ही है। फिर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा? कोई हमेशा कहता हूँ कि बेसिक चीज़ों पे हमें ख्याल करना चाहिए। पॉलिसी मेटर्स
और हिकमत अमली। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बनाया गया है, ड्रेनेज का मसला है, ये जो सैलाब की बात आप कर रहे हैं, इसमें 90% ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और सिंध के दीगर शहरों में तो है ही नहीं उसमें। अभी जब आप लोग स्कीम बनाते हैं, गवर्नमेंट के फंड्स यूटिलाइज होते हैं, मिस यूटिलाइज होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उसको प्रॉपर वे में स्कीम ही नहीं बनाते हैं। मैंने कल सवाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से, मैंने कहा कि कुदरती आफत आप इसको कह रहे हो, ठीक है मान लिया, बाकी दुनिया में नहीं आती क्या ये आफत? आती है, वहाँ पे भी आती हैं, लेकिन आप ये भी तो तस्लीम करें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे पाए। आम दिनों में भी होता है ये ड्रेनेज का मसला, सफाई का मसला। यार चाइना वालों को ठेका देते हैं, बताएं। अभी मैं तो आपको सही बात मैं बता रहा हूँ ना। अभी मैं दो चीजें आपको एक नहीं बता रहा, 3 हुकूमतें रही, बिजली का मसला हल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही एक बात, उसका क्या नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो मेरी जब उम्र में जब से पैदा हुआ हूँ, 2 चीजें तो है, लाइट आई, लाइट गई। 2008 से ये है बहरान, ठीक है। तीनों हुकूमतों ने कहा अपने मंशूर में कि हम बिजली का मसला हल करेंगे। एटमी प्लांट हैं, 7 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 256 मुल्क हैं, सिर्फ 7 है। बताएं, बिजली दुनिया के किसी मुल्क में 5 सेकंड नहीं जाती है। अब आप देखिए, ये तो कुछ नहीं है। आप, मैं दूसरी बात में बताऊं, आपके जो वजीर हैं मईशत का, फिनांस मिनिस्टर, मुशर्रफ के दौर में हफीज शेख, जरदारी के दौर में हफीज शेख, आप नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में। इससे समझिए ना, व्हाट इज देयर। 342 का ऐवान है, सेनेट का अलग 100 कुछ समथिंग है, सूबाई हुकूमतें हैं आपकी। आपके सियासतदान के पास सबसे पहले मईशतदान नहीं है, फिर क्या अब ये हुकूमतें चलेंगी? क्या ये पॉलिसी देंगे? क्या ये अवाम को रिलीफ देंगे? बिजली सैंड से बन सकती है, बिजली विंड से बन सकती है, बिजली कोल से, मैं बता रहा हूँ ना, कोल से बन सकती है। आपकी बिजली समंदर की लहरों से बन सकती है। इनकी बात काटूंगा, अभी मैं आपको बताऊँ, नहीं आपको लेट मी कंप्लीट देना। मैं कह रहे हैं कि जो मलीर नदी बह रही है ना, नदी जो गंदा पानी बह रहा है, एनईडी के स्टूडेंट्स ने कहा कि मलीर नदी के अंदर अगर टरबाइन्स लगा दिए जाएं तो ये पूरे मलीर को बिजली फराहम कर सकता है। मैं वही चीजें बता रहा हूँ आपको। ये जो वेस्ट, हार्ड वेस्ट है, क्या कहते हैं कचरे को, उससे भी, सॉलिड वेस्ट, उससे भी बिजली बन सकती है। आपका कचरा भी नहीं होगा, आपकी बिजली भी बनेगी। तो फिर हम किस दुनिया में जी रहे हैं? लास्ट में 15 साल के बच्चे टेलीविजन पे, 15 साल का बच्चा, मैं आपको बात बताऊं, 15 साल का बच्चा टेलीविजन पे आया था, 5 किलोवाट की बिजली बना के बताया। इसने बोला ये एक ही दफा का खर्चा है, एक ही दफा खर्चा, हर एनी टाइम चलती है कि मेरे को सहूलत मुहैया की जाए, मैं इसको बड़े के ऊपर भी काम करने की अहलियत रखता हूँ। क्या मैसेज देंगे सलीम सचवानी साहब नौजवानों को, तामीर और तरक्की में वो कैसे अपना किरदार अदा करें? सर, नौजवानों को तामीर और तरक्की में माना महंगाई है, किरदार अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो तैयार हैं। इसी वजह से वो खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और खान साहब के जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मायूसी कुफर है। और अगरचे चारों तरफ सारी पावर ऑफ जो इस वक्त मुल्क का पावर है वो एक तरफ है, एक दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम है और खान साहब है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सैलाब के साथ में पावर को भी एहसास होगा कि उन्होंने गलत फैसले किए, जिसकी वजह से इस मुल्क का नुकसान हुआ है और हो रहा है। इसको दूर होना चाहिए, इस मसले का हल होना चाहिए और समझना चाहिए इनको। अब इसमें ज्यादा सख्त अल्फाज निकलते हैं जो फिर आप कहते हो कि ये काटने चलें जी। जुबैर भाई जी, आप क्या मैसेज देंगे? मैं अब देखने वालों से यही मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान को तामीर करें, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में इज्जत देगा। बहुत खूबसूरत बात की जी। मैं आपको सियासतदानों के लिए मैसेज दे रहा हूं। अच्छा, जबरदस्त, वेरी गुड। मैं पाकिस्तान के अवाम को मैसेज दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का अवाम ईमानदार बन जाए, जबरदस्त, सियासतदान अमानतदार बन जाएं, बेहतरीन, इसमें तरक्की है, इसमें मईशत ठीक होगी, इसमें हालात सही होंगे, इसमें खुशहाली होगी। क्योंकि सियासत जब आप देखें ना, सियासी हुकूमतें जब आती हैं तो काम उनका है सारा,
सारा काम उनका है। उन्होंने हमें गलत लाइन पे लगा लिया है, ट्रैक ही चेंज कर दिया। भिखारी भी उन्होंने बनाया है, करप्ट भी हमें उन्होंने बनाया है, और तरीके भी सिखाए हैं उन्होंने, बेईमानी, झूठ। इस्लाम से आप शुरू करें, इस्लाम से हम हैं, सलीम सदफानी भी यही इस्लाम से हम हैं, इस्लाम के लिए हम हैं, और अवाम के लिए हम हैं, और इस मुल्क के लिए हम हैं। हमें ये सब कुछ चीज़ें करनी ठीक है, और कोई नहीं आएगा। आप अपने मुल्क से सच्चाई करें, अपने मुल्क से वफादारी करें, अपने मुल्क की हलफ बरादरी जो आप लेते हैं, खुदारा उसके आप उसका मान रखें, हलफ जो लेते हैं आप, तो बहुत बहुत ये टाइम वेस्ट ना करें। बस यही मेरी आखिरी है। सर कंक्लूजन ये है कि हमें हर वक्त कुरान शरीफ की आयत याद रखनी चाहिए कि जैसे आप होंगे वैसे आपके हुक्मरान होंगे। यानी हम आज हमारा चेहरा हमारे सामने ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब और दीगर के चेहरों में नजर आ रहा है, तो हम अपने के गिरबानों के भाई साहब की बात के मुताबिक अगर हम सुधार लेते हैं, आप भी सियासतदानों को ये मैसेज दे रहे हैं? सर मैं सबको मैसेज दे रहा हूँ, उसमें आप और हम सब शामिल हैं, चले अवाम के अंदर है हम सब। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।